गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग परिसर अध्ययन 1 पढ़ेंगे। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश मडावी, काजूपाड़ा मनपा उपरा हिंदी शाला क्रमांक 4 से प्रशिक्षित शिक्षक हूँ। आज दिनांक 16 दिसंबर 2020 दिन बुधवार को आज हम कक्षा 5वीं में विषय परिसर अध्ययन 1 पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है पानी। पानी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। पानी एक ऐसा घटक है हमारे जीवन में, अन्न वस्त्र निवास के अलावा भी पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। अभी हम लोग ने जब हम भाषा विषय पढ़ते हैं बच्चों, आपको बता दूं सबसे पहले, जब हम भाषा विषय पढ़ते हैं तो भाषा विषय में हमें ऐसे शब्द आते हैं पानी के बारे में। पानी है, हर घटक के शब्द आते हैं जो हर विषय से सम्मिलित होते हैं। एक विषय दूसरे विषय से कनेक्ट होता है। तो मैं हमारे आज पाठ की शुरुआत है समानार्थी शब्दों से करूंगा, भाषा से संबंधित। पानी को हम अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, जिसे अनेक शब्दों से संबोधित किया जाता है। जिस तरीके से आपको मोबाइल पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल, पानी को जल कहते हैं, पानी को नीर भी कहते हैं, तोय कहते हैं, अम्बु कहते हैं, उदक कहते हैं। ऐसे आदि शब्द पानी को संबोधित किया जाता है। तो वापस हम लोग अपने विषय पर आते हैं, पानी। तो पानी यह जो है हमारे जीवन के लिए, जीवन में एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे हम लोग विज्ञान की भाषा में H2O के नाम से जानते हैं। अब ये H2O क्या होता है? H2O पानी का एक रासायनिक सूत्र है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर पानी के एक अणु का निर्माण होता है। मतलब पानी का निर्माण जो होता है वह दो घटक कौन कौन से? पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। आपको यह ध्यान होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम पानी के बारे में जानकारी लेते हैं तो विज्ञान में जो हमें बताया गया है कि कौन कौन से अणु से, कौन कौन से परमाणु से यह एक अणु तैयार होता है। पहला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर एक अणु तैयार होता है, जिसे हम H2O कहते हैं। और हमारी सरल भाषा में दैनिक जीवन में पानी यह शब्द का उपयोग हम लोग करते हैं। तो आपको ये बच्चों समझ में आया होगा कि H2O मतलब पानी के लिए रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। अभी आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, हमारे जीवन में पानी का महत्व क्या है। अभी पानी का महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या है, हम सभी को मालूम है कि सुबह उठते ही, सुबह से लेकर रात को सोते तक हमें पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के जीवन जीना हमारे लिए बहुत कठिन, दुर्लभ हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए पानी आवश्यक है। छोटे कीड़े से लेकर बड़े नीले व्हेल तक हम सभी को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अभी हम लोगों ने मछली के बारे में जानकारी, हम सभी बच्चों को मालूम है कि मछली पानी के बिना जीवन नहीं जी सकती। तो यहाँ हमने उदाहरण देखा है कि छोटे कीड़े से लेकर बड़े नीले व्हेल तक हम सभी को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सजीव सृष्टि पानी के बिना जीवन नहीं जी सकता। पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम 1 सप्ताह तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 3 दिन से अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। मतलब हम भोजन के बिना तो 1 सप्ताह तक, 7 दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम 3 दिन से भी अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। पृथ्वी पर कोई भी जीव बिना पानी के जीवित नहीं रह सकेगा। हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 6 से 7 लीटर शुद्ध पानी पीते हैं। जैसे आप लोगों को जब कोई बीमार हो जाता है तो हम जब अस्पताल में जाते हैं तो जो वैद्यकीय अधिकारी होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, हमें वही सलाह देते हैं कि पानी को स्वच्छ तरीके से पिया जाए और अधिक से अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करें, जिससे हमारे शरीर में पानी की
सीमित मात्रा बनी रहे और हमारे बॉडी स्टेमिना, इम्यूनिटी पावर बढ़ता रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसलिए हमारे जीवन में पानी का महत्व बहुत अहम रखा गया है और पानी का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि पानी का महत्व हमारे जीवन में कितना होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पाठ की ओर। थोड़ा याद करो, अभी हम सोचेंगे कि यदि पानी भरे हुए बर्तन में चम्मच भर शक्कर, लकड़ी का बुरादा और मिट्टी जैसे पदार्थ डाल दे तो क्या होगा। बच्चों, आप लोग तो सोच सकते कि यदि पानी में भरे हुए बर्तन में, पानी से भरा हुआ बर्तन में चम्मच भर अगर शक्कर डाल दिए तो क्या होगा। वो शक्कर क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। पानी में शक्कर घुल जाएगी, मतलब शक्कर एक घुलनशील पदार्थ है। पानी में यह घुल जाता है, मिल जाता है। जो हमें ठोस पदार्थ में दिखता है वह द्रव पदार्थ में पानी के साथ मिल जाता है, घुलनशील हो जाता है। उसके आगे लकड़ी का बुरादा अगर उस पानी में मिलेगा तो बुरादा मिलेगा नहीं, बुरादा आपको पानी में तैरते हुए ऊपर दिखाई देगा। और मिट्टी जैसे पदार्थ डाल दे तो क्या होगा, मिट्टी अगर डालेंगे तो मिट्टी डालने से वह पानी गंदला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, वह भी मिल जाएगा। मतलब मिट्टी, शक्कर, यह पदार्थ घुलनशील पदार्थ है पानी में। और जो बुरादा है, लकड़ी है, यह पानी में अघुलनशील होता है। तो हम लोगों को घुलनशील और अघुलनशील यह दोनों अंतर हमें समझ में आते हैं कि कौन से पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं और कौन से पदार्थ अघुलनशील होते हैं। जैसे ये पहला जो प्रश्न लिखा है, पहले प्रश्न में हमें यह ज्ञात होता है कि शक्कर और मिट्टी यह पानी में घुलनशील होते हैं, लकड़ी का बुरादा पानी में अघुलनशील होता है, मतलब वह घुलता मिलता नहीं है। आगे देखेंगे, दूसरा सवाल लिखा है, पानी की कौन सी अवस्थाएं होती है। अब पानी की अवस्थाएं, अब पानी की अवस्थाएं हम लोगों ने, आपको चित्र दिखाई दे रहा है साइड में, राइट साइड में। पानी की अवस्थाएं, तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है, द्रव, ठोस और गैस। अब ये तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। द्रव अवस्था मतलब जो पानी होता है हमें द्रव अवस्था में होता है। ठोस क्या होता है, अभी ठोस जो होता है, पानी को जब हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो वह ठोस होता है, जो हमें बर्फ के रूप में हमें दिखाई देता है। तो मतलब पानी की अवस्था क्या हो गई, ठोस हो गई। बर्फ में हमें जो प्राप्त होता है उसे ठोस अवस्था कहेंगे। और वही उसे अगर हम लोग, अगर सीमित तापमान में जो हमारा तापमान होता है, वातावरण होता है, अगर उस वातावरण में उस बर्फ को रखेंगे तो वो द्रव अवस्था में रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे हम द्रव अवस्था कहेंगे। जो चित्र में आपको दिख रहा है, ग्लास में पानी है। उसके बाद वही पानी को यदि हम गर्म करते हैं चूल्हे पर तो वह पानी गैस में बदल जाता है। यदि आपको एक उदाहरण बताता हूँ, अगर हम किसी बर्तन में पानी जब हम गर्म करते हैं तो उसके ऊपर में जब हम ढक्कन लगाते हैं तो हम लोगों ने यह ध्यान दिया होगा, अनुमान लगाया होगा कि ढक्कन के ऊपर, ढक्कन में अंदर जब हम ढक्कन निकालते हैं तो ढक्कन में भी पानी जमा हो जाता है। वह पानी कैसे जमा होता होगा, गैस की अवस्था में होता है। जब पानी को उबालते हैं तो उससे गैस निकलती है, वाष्प निकलती है, और वह वाष्प को ऊपर उड़ने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वह जो हमारा ढक्कन होता है और ढक्कन पर वाष्प जमा हो जाती है। और जब अपना हमारे सीमित तापमान में आता है तो वह पानी में रूपांतरण हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि पानी की तीन अवस्थाएं होती है, द्रव, ठोस और गैस। आगे हम लोग सवाल देखते हैं, पीने के पानी को स्वच्छ तथा अहानिकर बनाने के लिए क्या करते हैं। अब ये हमारे घर में जब सुबह पानी आता है तो पानी जब आने के बाद में हम लोग जो पानी को छानते हैं स्वच्छ कपड़ों से अहानिकारक बनाने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं, उसमें फिटकरी डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं। यह सारी चीजें हम लोग अपने दैनिक जीवन में पानी की बारे में जो हम सावधानियां हैं, यह सावधानियां बरतते हैं और स्वच्छ पानी पीते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर हानि नहीं पहुंचती। इस तरीके से बच्चों हम लोग आगे अवस्थाओं के बाद आगे देखते हैं
पानी का प्रदूषण। पानी के प्रदूषण के पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि पानी के गुणधर्म क्या होते हैं। पानी के गुणधर्म, पानी स्वादहीन होता है, पानी रंगहीन होता है और पानी गंधहीन होता है। स्वादहीन मतलब पानी का कोई स्वाद नहीं होता। अगर पानी में हम लोग शक्कर मिलाएंगे तो पानी मीठा हो जाता है, पानी में नमक मिलाएंगे तो नमकीन हो जाता है। मतलब पानी स्वादहीन होता है, पानी रंगहीन होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी में अगर हम कोई रंग मिलाएंगे तब वो रंग रंगीन हो जाएगा, लेकिन पानी का कोई रंग नहीं होता, इसलिए पानी का गुणधर्म क्या होगा, रंगहीन होता है। रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन। पानी में कोई गंध नहीं होती, पानी का कोई मतलब कोई सुगंध नहीं होता। तो इस तरीके से पानी के तीन गुणधर्म हैं, पानी स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। पानी के महत्व के बारे में और गुणधर्मों के बारे में हमने पढ़ा। उसके आगे हम पढ़ते हैं पानी का प्रदूषण, जिसे हम लोग जल प्रदूषण भी कहते हैं। जो आगे देखते हैं, करके देखो। वर्षा होते समय किसी खुली जगह में स्वच्छ बर्तन रखकर वर्षा का पानी एकत्र करो। जब बारिश होती है तो बारिश होते समय खुली जगह में हम लोग स्वच्छ बर्तन में वर्षा का पानी एकत्र करेंगे। अब जमीन पर बहता हुआ वर्षा का पानी अलग अलग बर्तन में एकत्र करो और दोनों का प्रेक्षण करो। स्वच्छ बर्तन में हम लोग वर्षा का पानी एकत्र कर रहे हैं और जमीन पर बहता हुआ पानी को हम लोग एक बर्तन में एकत्र करें और उसका हमें प्रेक्षण करना है। हमें कौन सा अंतर दिखता है, उसका कारण भी क्या है। उसका हमें अंतर दिखेगा कि पानी गंदा दिखेगा, हमें विविध पदार्थ उसमें मिले हुए दिखेंगे, यहाँ हमें अंतर दिखता है। पानी में अन्य पदार्थ मिश्रित होने पर वह अशुद्ध हो। पानी में अगर अन्य पदार्थ मिले तो पानी हमारा अशुद्ध हो जाएगा, गंदा हो जाता है। कुछ पदार्थ पानी में तैरते रहते हैं, जैसे हम लोग ने जो बुरादे वाला जो सवाल हमने पढ़ा, लकड़ी का बुरादा, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, उनके कारण भी पानी अस्वच्छ अथवा गंदला दिखता है। कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और दिखाई नहीं देते। जब पानी में मिश्रित पदार्थ सजीवों के लिए हानिकारक हो तो हम कहते हैं कि पानी दूषित है। मतलब पानी का प्रदूषण हुआ है, पानी दूषित हो गया है। अगर ऐसे पदार्थ अगर पानी में मिलेंगे तो क्या हम लोग वो पानी पी पाएंगे बच्चों? नहीं पी सकते। मतलब पानी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, दूषित हो जाता है। नदियां, सरोवर, जिसे हम लोग झील कहते हैं, याद रखना है ऐसे शब्दों को। नदियां, सरोवर या झील हमारे लिए पानी के स्रोत है। तो पानी के स्रोत मतलब जिन घटकों से, जहां जिन स्रोतों से हमें पानी प्राप्त होता है उन्हें पानी के स्रोत या जल स्रोत कहते हैं। जल स्रोत हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा है, परिसर अध्ययन में भी। नदियां, सरोवर, झील, यह सभी हमारे पानी के स्रोत है, जहां से हमें पानी प्राप्त होता है। अब उनका पानी प्रदूषित कैसा होता है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। देखो, प्रदूषण, पानी का प्रदूषण होता है। बारिश का पानी जब बहता है तो अनेक घटक उपघटक उसमें मिलते हैं, जिससे पानी दूषित हो जाता है। अब यह पानी का प्रदूषण कैसे होता है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। धोवन जल और उसका निपटारा। धोवन जल शब्द से हमें समझ में आ रहा है कि जो हम लोग पानी का उपयोग जो हम घर में करते हैं, वो धोने के लिए, उस दैनिक जीवन के उपयोग के लिए, यह धोवन जल है। और उसका निपटारा, निस्तारण हम कैसे करेंगे, बताओ। तो तुम्हारे घर के रसोई घर और स्नान घर से बाहर निकलने वाले धोवन जल में कौन कौन से पदार्थ मिश्रित होते हैं? अब रसोई घर, हमारा जो किचन होता है, रसोई घर में जो बाहर पानी निकलने वाला धोवन जल है, उसमें कौन कौन से पदार्थ मिश्रित होते हैं? अभी हम रसोई घर में हम लोग जब सब्जियां काटते हैं, उसके छिलके, फलों के छिलके, हाँ, यह सारी चीजें धोवन जल में मिश्रित हो जाती है। उसके अलावा स्नान घर, जब स्नान के लिए हम जो पानी का उपयोग करते हैं, उस पानी में साबुन का झाग है, यह सारी चीजें मिश्रित हो जाती है और वह पानी गंदा होता है। तो धोवन जल और उसका निपटारा में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले, गांवों तथा शहरों के धोवन जल को एकत्र करके उसे किसी सुविधाजनक स्थान पर जल के बड़े भंडार में छोड़ते हैं।
जो गांव तथा शहरों का जो धोवन जल है, यह धोवन जल एक सुविधाजनक स्थान पर जल के एक बड़े भंडार में छोड़ी जाते हैं। निवासी इमारतों से और उद्योगों, कारखानों आदि से निकलने वाले गंदले जल में कई प्रकार की अशुद्धियां होती है। अभी इमारत जो है, निवासी इमारत जो जो बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, बिल्डिंग से निकलने वाला जो पानी होता है, जैसे हम लोग स्नान गृह, रसोई घर से निकलने वाले पानी, दोवन जल, उद्योगों से निकलने वाला, कारखानों से निकलने वाले ये गंदले जल में कई प्रकार की अशुद्धियां होती है। इनमें से कुछ घुलनशील तो कुछ अघुलनशील होते हैं। जैसे कि आपको चित्र में नीचे दिखाई दे रहा है कि अशुद्ध जल भंडार किस तरीके से होता है। गांव का, शहरों का जो धोवन जल होता है, उसे एक जगह एकत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते बच्चों, गंदे पानी में रोगों का प्रसार करने वाले सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। कारखानों के गंदले जल में विषैले पदार्थ होने की संभावना होती है। जो विषैला मतलब जो कारखाने से निकलने वाला जो पानी है, गंदला जल है, उसमें बहुत सारे विषैले पदार्थ भी मिल सकते हैं। इस प्रकार का पूरा दूषित जल जैसे का तैसा जल भंडारों में छोड़ दिया जाए तो जल स्रोत प्रदूषित होकर वे हानिकारक सिद्ध हो जाएंगे। यदि कारखानों से निकलने वाला जो पानी है, गंदा पानी, यदि जल स्रोत हमने क्या पढ़ा था बच्चों? जल स्रोत में हम लोगों ने पढ़ा नदियां हैं, सरोवर है, झील है, अगर इनमें अगर पानी छोड़ दिया जाए, यह कारखाना उद्योगों का पानी, तो वह पानी हमारे पीने लायक नहीं होगा और हानिकारक हो जाएगा। ऐसा पानी पीने के लिए अथवा अन्य किसी भी काम के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए धोवन जल पर प्रक्रिया करके ही उसे बाहर निकालने की अनिवार्यता कारखानों के स्वामियों पर लागू की गई है। सरकार ने जो कारखानों के जो मालिक है, उन लोगों को ये जो धोवन है, प्रक्रिया करके ही बाहर निकालने के लिए अनिवार्यता की गई है। इसी प्रकार गांवों के धोवन जल तथा गंदे पानी को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले उन पर शुद्धिकरण प्रक्रिया की जाती है। शुद्धिकरण किया जाता है उस पानी का, जो धोवन जल है, जो जल भंडार में जो जमा होता है, इसका शुद्धिकरण किया जाता है। ऐसा करने से जल प्रदूषण दूर किया जा सकता है। मतलब जो जल भंडार होता है उसमें शुद्धिकरण किया जाता है, जिससे कि वह योग्य उपयोग उसका हो सके। नदियों के बहते हुए पानी का प्राकृतिक रूप से भी कुछ अंश में शुद्धिकरण होता रहता है। जो नदियों का बहता पानी, नदियों के बहते पानी में भी जो प्राकृतिक है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, यह कुछ अंश में शुद्धिकरण होता रहता है। इसके अतिरिक्त गांवों को पानी की आपूर्ति करने से पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे गांव में जो पानी होता है, पानी की बड़ी टंकी लगी होती है, जल भंडार, उसमें पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। उसी के बाद ही गांव में हर घरों में छोड़ा जाता है पानी, जो हमें पीने के योग्य होता है। क्या तुम जानते हो, यदि नदी के पानी में अधिक मात्रा में अशुद्धियां मिश्रित हो जाए तो उसके शुद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। अगर पानी में, नदी के पानी में अधिक मात्रा में अशुद्धियां अगर मिल जाए, जो अधिक पदार्थ अगर मिश्रित हो जाए, तो उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जो प्राकृतिक प्रक्रिया जो है शुद्धिकरण की, वह मंद पड़ जाती है। जो अपने आप जो शुद्ध होता है नदियों का पानी प्राकृतिक रूप से, वह धीमा हो जाता है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। आपको मैंने बताया है इसके पहले ही पार्ट शुरुआत में ही कि पानी दो परमाणुओं से बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जिसमें ऑक्सीजन के बारे में सभी बच्चे परिचित है कि ऑक्सीजन हमारी प्राण वायु है। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसके कारण जलचरों का जीवन संकट में पड़ जाता है। अब जलचर क्या है? जलचर से आप लोग परिचित है, परिसर अध्ययन में आप लोगों ने पढ़ा है कि जलचर प्राणी जो मछली है, जल में रहने वाले जो सजीव है, उन्हें जलचर प्राणी कहते हैं। तो उनका जो जीवन है, अगर पानी गंदा हो जाएगा नदियों का, झीलों का, तो वहां जो जलचर है उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। तो इस तरीके से पानी का प्रदूषण होता है बच्चों पर्यावरण में। आगे बढ़ते हैं, पानी का शुद्धिकरण। जब पानी अगर
पानी का प्रदूषण होगा तो उसे शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। पानी का शुद्धिकरण करके देखो। प्लास्टिक की एक बोतल लो, एक प्रयोग बताया गया है आपको। प्लास्टिक की एक बोतल लो, उसका ढक्कन निकाल कर उसके मुंह पर स्वच्छ कपड़े का एक टुकड़ा बांधो, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उसका निचला भाग सावधानी से काट कर अलग करो। जो बोतल होती है, बोतल को आधा हमें निचला भाग काट देना है। बोतल को औंधी पकड़कर आकृति में दिखाए अनुसार उसमें कोयले का चूर्ण, सबसे पहले कोयले का चूर्ण डाल देंगे। उसको हम लोगों ने स्वच्छ कपड़े से बांध दिया है मुंह की ओर, और उसमें हमने कोयला डाला, कोयले का चूर्ण, महीन बालू, बालू मतलब रेत, जो रेती के नाम से हम लोग जानते हैं, महीन बालू, तथा मोटी बालू, छोटी बालू, छोटी रेत और मोटी रेत। ऐसे हम लोग उसका लेयर हमने तैयार किया। जैसे आप लोगों को दिख रहा है चित्र में, देखो जल शुद्धिकरण की सामान्य विधि। हम लोग कपड़ा दिख रहा है, कोयले का चूर्ण दिखा, उसके बाद में महीन बालू डाले और मोटी बालू। बोतल को ऊपर की गई आकृति की तरह रखो। अब बोतल में कचरा युक्त गंदला पानी धीरे धीरे भरो। कचरा युक्त पानी मतलब जो गंदला पानी होता है, उसको हम लोगों ने धीरे धीरे ऊपर से पानी डालेंगे। तो बोतल के कटे हुए भाग में गिरने वाला पानी का निरीक्षण करना है। जो पानी जो नीचे आपको दिख रहा है, वह पानी का हमें निरीक्षण करेंगे। यह पानी स्वच्छ दिखाई देता है, फिर भी इसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, यह तुम सीख चुके हो। इस सूक्ष्म जीवों की जानकारी हम लोगों ने सीखा है इसके पहले। पानी हमें स्वच्छ मिलेगा, लेकिन उसमें सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। इस तरीके से यह सामान्य विधि है जल शुद्धिकरण की। कोयले का चूर्ण, महीन बालू, मोटी बालू, उसके ऊपर जब हम लोग पानी डालेंगे, गंदा पानी, तो हमें पानी स्वच्छ दिखाई देगा, लेकिन उसमें सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, उसमें छोटे छोटे जर्म्स हो सकते हैं। तो पानी का हमें उस सावधानी पूर्वक उपयोग करना है। पानी के शुद्धिकरण के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं जल शुद्धिकरण केंद्र। अभी जल शुद्धिकरण जो बड़े बड़े, अभी ये सामान्य विधि हम लोगों ने पढ़ा, और जल शुद्धिकरण, अब जो जल भंडार होते हैं, जल भंडारों में किस तरीके से जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल शुद्धिकरण केंद्र, तुम्हारे गांव को पानी की आपूर्ति करने वाले जल शुद्धिकरण केंद्र पर अपने शिक्षकों जाओ और वहां के अधिकारियों की अनुमति लेकर निम्नलिखित प्रश्न पूछकर जल शुद्धिकरण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करो। जल शुद्धिकरण केंद्र में जाना है और वहां की प्रक्रिया की जानकारी हमें प्राप्त करना है। सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए किस जल स्रोत से पानी लाया जाता है। जो सार्वजनिक जलापूर्ति है, मतलब जल जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं गांव में, सार्वजनिक जगह में, तो वह कौन से जल स्रोत से आता है। जल स्रोत मतलब वही नदियां, सरोवर, झील, कहाँ से लाया जाता है, यह हमें साक्षात्कार में पूछना है। आगे दूसरा मुद्दा है, प्रतिदिन कितने लीटर पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। जो जल शुद्धिकरण जो केंद्र है, उस केंद्र में कितने लीटर प्रतिदिन, हर दिन कितने लीटर पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, यह जानकारी हमें प्राप्त करना है उनसे। पानी स्वच्छ, पारदर्शक तथा निर्जंतुकीकरण, रोगाणुरहित, मतलब निर्जंतुकीकरण मतलब रोगाणुरहित, मतलब रोग इसमें ना हो, निर्जंतुकीकरण, पानी स्वच्छ कैसे बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है, यह हमें पूछना है। ये प्रक्रियाएं किस क्रम में की जाती है, किस स्टेप में, किस क्रम में यह प्रक्रिया की जाती है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त करना है। आगे पानी की दुर्गंध कम करने के लिए हम क्या करते हैं। जो पानी का स्मेल आता है, दुर्गंध होती है, उसको कम करने के लिए आप क्या करते हैं, इसकी जानकारी आपको प्राप्त करना है। जैसे आप लोगों को बच्चों चित्र दिखाई दे रहा है, यह चित्र है पुणे महानगर पालिका का, और जल शुद्धिकरण केंद्र का नाम है पर्वती जल शुद्धिकरण केंद्र। अब इसमें आपको दिख रहा है कि सार्वजनिक जो जल शुद्धिकरण केंद्र में जो प्रक्रिया की जाती है वो किस तरीके से होती है। पहला दिखाया आपको चित्र में दिख रहा है निथरना,
गांव के जल स्रोत से लाया गया पानी टंकियों में स्थिर छोड़कर उसमें फिटकरी डालते हैं। जो पानी जो जमा करते हैं उसमें जल भंडारों में, तो उसमें सबसे पहले उस फिटकरी डाला जाता है। ये प्रक्रिया आपको समझ में आ रही होगी चित्र देखकर कि जल स्रोतों में लाया गया जो पानी है टंकियों में स्थिर रखकर, स्थिर छोड़कर फिटकरी डालते हैं। छन्नक यंत्र द्वारा पानी को छानते, जो छन्नक यंत्र होता है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है यंत्र किस तरीके से है, वहां पानी छाना जाता है। आगे ऑक्सीजन पंप की सहायता से पानी में हवा प्रवाहित करते हैं। फलतः परिणाम स्वरूप हवा की ऑक्सीजन पानी में मिश्रित होती है। जो हवा में जो ऑक्सीजन होती है, यह घटक गैस पानी में मिलती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है पानी में। उसके बाद निर्जंतुकीकरण कैसा होता है, जो जंतु नष्ट करने के लिए, फिटकरी का उपयोग तो हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ दिया है क्लोरीन मिश्रित करके पानी का निर्जंतुकीकरण करते हैं। मतलब जंतु को नष्ट करने के लिए हम लोग फिटकरी और उसके बाद में क्लोरीन का भी उपयोग करते हैं। इस तरीके से जल शुद्धिकरण के केंद्र में यह प्रक्रियाएं की जाती है। बच्चों आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये समझ में आया होगा जल शुद्धिकरण केंद्र चित्र की सहायता से। क्या तुम जानते हो, यात्रा करते समय प्राय हम बोतल बंद पानी खरीद कर पीते हैं। आप सभी को मालूम है, सभी ने यह अनुभव लिया होगा कि बोतल बंद जो पानी हमें मिलता है स्टेशन पर यात्रा करते समय, तो जैसे स्थानों पर पीने के पानी की बोतलें बेची जाती है। पानी की इस पानी की इस बोतल पर कौन सी जानकारियां छपी होती है, अभी पढ़ो और अन्य लोगों को भी बताओ। पानी की जब हम बोतल खरीदते हैं उसमें बहुत सारी जानकारी लिखी होती है, जिससे कि पाठ शुरुआत में आप लोगों को मैंने बताया था कि पानी को अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो वहाँ आपको अगर कभी आपने देखा होगा कि नीर के नाम से एक बोतल आती है, जो नीले रंग का स्टिकर लगा होता है। तो उस जानकारी में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। पानी की बोतल पर यह छपा रहता है कि इस बोतल में पानी कब भरा गया है और इस पानी का कब तक उपयोग किया जा सकेगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए कि जो हम पानी लेते हैं उसमें लिखा होता है कि वह पानी उसमें कब भरा गया, क्योंकि बोतल बंद होती है और उसमें पानी कब भरा गया है और कब तक इसका उपयोग किया जा सकेगा, यह जानकारी हमें हमेशा ध्यान रखना है। पानी खरीदते समय यह जानकारी अवश्य पढ़ो। पानी की बोतल खोलने के बाद पूरा पानी शीघ्र समाप्त करो। पानी की बोतल खोलने के बाद हमें पूरा पानी शीघ्र समाप्त कर देना है, उसे अधिक समय तक बचाकर नहीं रखना है। पानी समाप्त हो जाने के बाद बोतल को तोड़ मरोड़ कर कचरे के डिब्बे में डाल देना है, कि जिससे उसका फिर से उपयोग न किया जा सके। पानी की जो बोतल होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग यात्रा करते हैं तो यात्रा के समय में उन बोतलों का उपयोग होने के बाद में हमें उसका उस कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। आप लोग को एक बात बता दूं, तोड़ मरोड़ कर भी अगर उसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जो पानी का बोतल होता है उसका अनयूज होने के बाद उसका जो ढक्कन है एक बार अगर हम बोतल में डाल दिए तो वह उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोतल के अंदर अगर हमने ढक्कन डाल दिया अंदर तो वह ढक्कन निकलेगा नहीं, वह बोतल अनयूज हो जाती है, उसको काट कर ही निकाला जा सकता है और एक बार बोतल को काट दिए तो उसका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता। आगे बताओ तो, यदि किसी क्षेत्र में दीर्घकाल तक वर्षा न हो तो वहां के लोगों के जीवन पर कौन से प्रभाव पड़ेंगे। अभी वर्षा हमें साल भर नहीं मिलती, वो बारिश का जो मौसम होता है वो 3 से 4 महीने का होता है। अगर वर्षा दीर्घकाल अधिक समय तक वर्षा न हो तो वहां के लोगों के जीवन पर कौन सा कुप्रभाव पड़ेगा। वहां लोगों को अनाज नहीं मिलेगा, अकाल पड़ जाएगा। तो यह जानकारी हम लोग बच्चों आगे पढ़ते हैं। अकाल की जानकारी, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है
कि अकाल पड़ने से सारा जो हमारा परिसर है वह सूख गया है, बेजान हो गया है। अब अकाल क्या होता है, हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। वाष्पीभवन द्वारा जमीन का पानी निरंतर भाप में परिवर्तित होता रहता है। वाष्पीभवन आप लोगों ने जल चक्र में पढ़ा है कि वाष्पीभवन कैसा होता है। इसके कारण वर्षा न होने वाले अवर्षण, जहाँ वर्षा न होती है उसे अवर्षण भी कहते हैं, क्षेत्रों की नदियां, ताल तलैया, कुएं, बांधों के पानी का स्तर वाष्पीभवन के कारण क्रमशः कम हो जाता है अथवा इनमें से कुछ स्रोत तो सूख ही जाते हैं। वाष्पीभवन होता है, बारिश नहीं होगी, धूप कड़क होगी तो पानी का वाष्पीभवन होता है, मतलब भाप से वह ऊपर वातावरण में होता है, वातावरण में फैलता है। पानी का जो है स्तर वह धीरे धीरे कम होने लगता है। यह जल स्रोत सूख जाते हैं, जमीन भी शुष्क हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पशुओं, पक्षियों और हमारे लिए भी पीने के पानी की कमी प्रतीत होती है। अब बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी होना ही है। जल स्रोत सूख जाएंगे तो हमें पीने के लिए पानी कम मिलेगा। उसके अलावा खेती के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता। पानी नहीं होगा तो हम खेती नहीं कर पाएंगे और अनाज नहीं मिलेगा। इसे ही हम अकाल कहते हैं। दीर्घकाल तक अगर आपको समझ में आया होगा कि अकाल किसे कहते हैं, कि वाष्पीभवन द्वारा जो जमीन का पानी है यह निरंतर परिवर्तित होता रहता है, जल स्रोत सूख जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में पशु पक्षी सजीवों को पानी नहीं मिलता, जीवन संकट में आता है, खेती नहीं हो पाती, इसे ही हम अकाल कहते हैं। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है। अकाल एक क्या है, प्राकृतिक आपदा, मतलब प्रकृति से है। वर्षा नहीं होना, यह सब प्राकृतिक संकट है। अकाल की स्थिति में अनाज और पशुओं के लिए चारा मिलना कठिन हो जाता है। अपने राज्य, देश अथवा विश्व के किसी भाग में अकाल पड़ने जैसी परिस्थिति के बारे में तुमने सुना होगा। जिस भाग में अकाल पड़ता है वहां के लोगों को विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उस क्षेत्र की समस्त वनस्पतियों, प्राणियों को भी अकाल का आघात लगता है। मतलब जो आसपास का जो परिसर है, वातावरण है, जहाँ अकाल हुआ है, जिस स्थान पर अकाल हुआ है वहां के जीवन शैली में परेशानी होती है, जीवन शैली बिगड़ जाती है, लोगों का जीना दुर्लभ हो जाता है। आगे है, अकालग्रस्त भाग के निवासियों और प्राणियों को सरकार द्वारा अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरित किया जाता है। देखो, अगर अकाल हो गया तो उसमें क्या पहल की जाती है सरकार की ओर से, वो जो अकालग्रस्त भाग होता है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो प्राणी हैं, उन्हें अस्थायी रूप से एक सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरित, मतलब ले जाया जाता है। एक जगह से दूसरे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, जहाँ साथ ही साथ समय पड़ने पर उन्हें खाद्यान्न, चारा, पानी इत्यादि की आपूर्ति की जाती है। पालतू प्राणियों की देखभाल के लिए चारा आदि का प्रबंध किया जाता है। तो इस अकाल के संकट में इन सजीवों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, वहाँ चारा पानी जो भी है, खाद्यान्न है, उसकी आपूर्ति करते हैं और उनका देखभाल किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चे हम लोगों ने अकाल की जानकारी प्राप्त की और उसके बाद जो उन्हें जो परेशानी थी उसका निपटारा कैसे करते हैं ये अभी हमने समझा। आगे हम बढ़ते पाठ की ओर। जल प्रबंधन। अभी अब जल प्रबंधन कैसे करेंगे, पानी के बारे में जानकारी ली, उसके बाद में शुद्धिकरण कैसे होता है, अगर दीर्घकाल तक समय पर अगर वर्षा ना हो तो अकाल होता है, तो इसलिए हमें उपाय योजना करना पड़ेगा। कौन सी उपाय योजना है, जल प्रबंधन की, कि हमको जल का प्रबंध साल भर कैसा हो, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ता है। यह क्या होता है हम आगे समझते हैं। वर्षा द्वारा हमें बार बार पानी उपलब्ध होता रहता है। सामान्यतः पूरे वर्ष में हमें 4 महीने वर्षा का पानी मिलता है। यदि बरसात के पानी का संग्रह न करें तो दैनिक उपयोग के लिए हमें पानी उपलब्ध नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने समझ रहे थे कि बरसात का पानी अगर संग्रह नहीं हुआ तो दैनिक जीवन में हमें पानी उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि वर्षा तो पूरे वर्ष भर नहीं होती है, बारिश
वर्ष भर नहीं होती है, कुछ 3 से 4 महीने ही बारिश होती है, इससे पानी का संग्रह करना बहुत जरूरी है। वर्षा के जल को रोकना सीखो, रुके हुए जल को रिसवाना सीखो। यह आपको जो दिया है 2 पंक्तियां, 2 पंक्तियों में यह अर्थ समझाया गया है आपको कि जल को हमें रोकना, वर्षा के जल को हमें रोकना सीखना है और रुके हुए जल को रिसवाना भी सीखना है, संचित करते रहना है। वर्ष भर पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बरसात के पानी को रोकना पड़ता है। जो बारिश का पानी होता है उसे हमें रोकना पड़ता है, संचित करना पड़ता है। पानी रोकने पर उसका जमीन में रिसाव होने लगता है। जब बारिश होती है तो बारिश का जो आपने पानी देखा होगा जमीन पर, वह रिसता है, सूख जाता है अंदर। भूजल, भूजल भूजल का अर्थ होता है जो भूमि का जो जल होता है उसे हम भूजल कहते हैं। भूजल का भंडार बढ़ने से वृक्षों को पानी मिलता है। जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष की जो जड़ें होती है, उसको पानी मिलता है, वनस्पतियां हरी भरी होती है। साथ ही साथ कुओं में भी पानी भर जाता है और खेती करना संभव होता है। जो जल स्रोत है, जल स्रोत का जो पानी का स्तर है बारिश की वजह से यह बढ़ता है। जमीन में पानी रिसने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। अभी देखो, जो पानी जो है इसको रिसने के लिए यह कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं आगे समझो सभी बच्चों। बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, परंतु सभी स्थान पर बांध बनाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में छोटे तालाबों का निर्माण करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गांव में कि छोटे छोटे तालाब गांव में बनाए जाते हैं, बांध बनवाए जाते हैं, ढलानों ढलाने ढलाने बनाई जाती है। यह सारी चीजें हम लोग प्रयास करते हैं जल प्रबंधन के लिए। कुछ स्थानों पर नदी के पाट में कुएं खोदकर वहां पानी का संग्रह करने की व्यवस्था भी की जाती है। कुछ स्थानों पर घरों की छतों पर गिरने वाले बरसाती पानी को पनारों की सहायता से आंगन में रखी गई टंकियों में संचित संचित किया जाता है। जो देखो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर का ऊपर में, वर्षा जल का टंकियों में संचय करना। जो बारिश का जो पानी होता है इसको संचित करने के लिए हम लोग टंकी का उपयोग करते हैं। पहाड़ी की ढलान पर बनी संलग्न समतल नालियां, ये जो पहाड़ी का जो चित्र दिखाई दे रहा है वो ऊपर ऊपर से नीचे की ओर ढलान की ओर दिख रहा है, जिससे नालियां बनाई जाती है और पानी का संग्रह किया जाता है। इस तरीके से जो जल प्रबंधन है उसके प्रयास होते हैं। हमें उपलब्ध पानी का उपयोग काट-छाँट के साथ करना चाहिए। इसी के साथ-साथ बरसाती पानी को रोककर जमीन में उसे रिसाने का प्रबंध करना चाहिए अथवा टंकियों में संग्रहित करना चाहिए। ऐसा करने पर बरसात के बाद वाले समय में भी हमें पानी उपलब्ध होता है। तो बरसात के बाद वाला जो समय होता है जब बारिश बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उस समय के बाद हमें पानी उपलब्ध हो, इसीलिए यह प्रयास की जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था करने के प्रयास को जल प्रबंधन कहते हैं। तो जल प्रबंधन की परिभाषा और जल प्रबंधन क्या होता है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। और जैसे कि चित्र में भी दिख रहा है, आपको मैंने बताया कि वर्षा के जल को जमीन में रिसवाना, टंकियों में संचय करना, संलग्न समतल नालियां बनाना, यह सभी प्रयास जल प्रबंधन जल प्रबंधन में हमें किया जाता है। इसे सदैव ध्यान में रखो, पानी जीवन है, इसलिए पानी रोको, रिसवाओ, संग्रह करो और उसका उपयोग सोच समझ कर करो। इसलिए पानी का उपयोग हमें काट छाट कर करना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और हमें यह अपने दैनिक जीवन में एक अच्छा हमें सीखना चाहिए कि दैनिक जीवन में हम लोग पानी का उपयोग कैसे करें। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या सीखा। पानी में सजीवों के लिए घातक पदार्थों के घुलने पर पानी प्रदूषित होता है। यह हमने पढ़ा कि पानी में अगर कुछ घातक पदार्थ, विषैले पदार्थ, कारखानों के विषैले
जो वस्तु है, पदार्थ है, अगर मिलेगा तो पानी प्रदूषित हो जाता है। जल भंडारों को प्रदूषण से बचाने के लिए उनमें दूषित जल छोड़ने से पहले उस पर कई प्रक्रियाएं की जाती है। जल भंडार का जो प्रदूषण जो होता है, बचाने के लिए जो दूषित जल छोड़ने के पहले उस पर प्रक्रिया की जाती है, तभी पानी बाहर निकाला जाता है। पानी की आपूर्ति करने से पहले गांव के जल शुद्धिकरण केंद्रों में पानी में घुले हुए और न घुले हुए घुलनशील अघुलनशील पदार्थों को अलग किया जाता है और साथ ही साथ पानी का निर्जंतुकीकरण भी किया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने यह निर्जंतुकीकरण पढ़ा, पानी को शुद्ध कैसे करते हैं। आगे हमने पढ़ा था दीर्घकाल तक वर्षा न होने पर अकाल पड़ता है। अगर दीर्घकाल तक अगर वर्षा ना हो तो क्या होगा? अकाल हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, सजीव सृष्टि संकट में आ जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा अकालग्रस्त क्षेत्रों के मनुष्यों, प्राणियों तथा वनस्पतियों पर अकाल का आघात लगता है, प्रहार होता है। जो अकालग्रस्त क्षेत्र होता है, वहाँ के मनुष्य, प्राणियों और वनस्पतियों को परेशानी पहुंचती है, उनका जीवन संकट में आ जाता है और जीवन जीने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में क्या करते हैं हमने पढ़ा, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है, खाद्यान्न और पानी, चारा यह सभी की आपूर्ति की जाती है। पानी को रोककर, रिसवाकर और संग्रहित करके बरसात के बाद वाले समय में पानी उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को जल प्रबंधन कहते हैं। हमने पढ़ा कि जल प्रबंधन किसे कहते हैं? पानी को रोकना, रिसवाना, संग्रहित करके बरसात के बाद वाले समय में उपलब्ध करवाना पानी, इसे ही हम लोग जल प्रबंधन कहते हैं। यह बातें हम लोगों ने यह पाठ में सीखा है। आगे बच्चों आपके लिए यह पाठ के स्वाध्याय है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला सवाल है अकाल पड़ने पर कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है? हमने पढ़ा कि अकाल पड़ने पर सजीव सृष्टि, मनुष्य, सजीव सृष्टि जो है, इनको अन्न वस्त्र की आपूर्ति नहीं हो पाती और जीवन जीने में बहुत परेशानी होती है। आगे का सवाल है, आपको लिखना है बरसात के बाद भी पानी उपलब्ध होने के लिए सरकार और नागरिक कौन से कार्य करते हैं? जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ बताया था कि क्या क्या करते हैं। पहाड़ी की ढलान पर बनी समतल नालियां बनाते हैं, वर्षा जल का टंकियों में संचय किया जाता है, वर्षा जल को जमीन में रिसवाते हैं, पानी के उपयोग के बारे में विविध जानकारियां हमें प्राप्त होती है। यह यह सभी प्रयास करने से बरसात के बाद भी पानी उपलब्ध होता है। आगे बरसात का पानी किस लिए रोका जाता है? बरसात का पानी इसलिए रोका जाता है कि हमने पढ़ा कि हमें वर्ष भर पानी मिले और हमें पानी की उपलब्धता हमें वर्ष भर मिलती रहे, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वर्षा जो होती है, बारिश होती है, यह दीर्घकाल तक नहीं होती, इसलिए बरसात का पानी रोका जाता है। यह सवाल आपको लिखना है। आगे नीचे दिए गए कथन सही है या गलत लिखना है और गलत कथनों को सुधार कर पुनः लिखना है। सही या गलत हमें समझना है। पहला सवाल लिखा है बरसात का पानी हमें पूरे वर्ष भर मिलता है, ये सही है गलत है बच्चों? गलत। बरसात का पानी हमें पूरे वर्ष भर नहीं मिलता, यह गलत होगा और उसे सुधार कर लिखेंगे बरसात का पानी हमें पूरे वर्ष भर नहीं मिलता है। दूसरा है अकालग्रस्त क्षेत्र के लोगों और प्राणियों को सरकार की ओर से अस्थायी रूप में सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरित विस्थापित किया जाता है। यह सही है कि अकालग्रस्त जो क्षेत्र होता है, वहां के लोगों और प्राणियों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। इस तरीके से आप लोगों को यह स्वाध्याय पूर्ण करना है और इसे याद भी करना है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज ये जो पाठ पानी के बारे में सारी जानकारियां ली। मैं आशा करता हूँ कि यह पाठ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपको यह स्वाध्याय आज पूरा करना है। थैंक यू।